अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि कोयटा में धमाका हुआ या कराया गया, और उससे एक रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़प हुई या कराई गई। और फिर ये कि पंजाब में क्या हालात नॉर्मल है और KPK में कोई बहाना तलाश किया जा रहा है एमरजेंसी लगाने के लिए वाया बलोचिस्तान। और पंजाब में अगर एक डाकू आपस में मुकाबला करते हुए मर जाए तो उस पर हमारी कौम की सोच क्यों बदल जाती है। और फिर पंजाब की चीफ मिनिस्टर के टिकटॉक के जरिए जो हुकूमत चला रही थी, उनके साथ स्विट्ज़रलैंड में क्या वाक़या पेश आया, क्योंकि कैमरे से गायब थी। तो फिर अल्लाह ने कोई सबब कर दिया कि पाकिस्तानी कौम तक उनकी खैरियत की इतला पहुँच गई, लेकिन वो कोई इतला अच्छी नहीं थी। और फिर सवाबी जलसे पे बात करेंगे और बताएंगे कि जलसा कामयाब रहा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बैकडोर मुज़ाकरात या बातें चल रही हैं और जानबूझकर एस्टेब्लिशमेंट को या फैसला साज कुव्वतों को वक्त दिया जा रहा है। और फिर वहाँ उस जलसे में नामवर विलागर हसनैन रफ़ीक को एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के एक ऐसे जमा साल वर्कर से टाकरा हुआ कि उसकी कहानी सुन के यकीन माने आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस नौजवान की कहानी सुने और हम कोशिश करेंगे कि उसका टेलीफोन नंबर भी हासिल करें और उसकी जहाँ तक हमसे हेल्प हो सके हम हेल्प भी करें। और फिर ये भी बात करेंगे कि अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, जिसे दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उनके कला कमा करने के लिए या उन्हें कट टू साइज करने के लिए कौन से 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ तामीरी तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले बात करते हैं कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़े की। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। गुज़श्ता रोज़ सुबह 8:25 पर कोयटा के रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ, जिसमें 27 जानें चली गईं। 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अब एक आम आदमी सोचता है कि ये दहशतगर्द जो होते हैं, चाहे उनका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक़ हो या किसी तहरीक तालिबान से हो या किसी भी अलहदगी पसंद या इंतहा पसंद ग्रुप से हो, इन्होंने टारगेट करना होता है स्कूल को, मस्जिद को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, मसरूफ़ तरीन बाज़ार को, मदरसे को। तो ये वो प्लेसेस होती हैं जहाँ ज़्यादा लोग तादाद में होते हैं और ये हमेशा वहाँ अटैक करते हैं ताकि बड़ी खबर बने, ज़्यादा नुकसान ये कर सकें और गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकें। जो भी उस इलाके की गवर्नमेंट होती है या उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है, रियासत के लिए मुश्किलात खड़ी करना उनका मकसद होता है और बड़ी खबर बनाना मकसद होता है। अब अगर हमारी गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो या KPK हो या पंजाब कोई भी गवर्नमेंट, उससे अगर ये मस्जिद, स्कूल, मदरसा और हॉस्पिटल, बाज़ार, ये इनकी हिफाजत नहीं हो पा रही, तो फिर ये हुकूमतें किधर दौड़ते फिरते हैं। प्रोटोकॉल, अगर एक चीफ मिनिस्टर कहीं से गुजरे तो 40-50 गाड़ियों से कम गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं होता। तो ये सब भाग दौड़ इनकी किस काम के लिए है। ये रेलवे स्टेशन, कोयटा रेलवे स्टेशन मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन है, उसकी अगर हिफाजत नहीं कर सके तो नाकामी तो इनकी अपनी हुई। और फिर जब ये इस तरह का वाक़या हो जाता है, उसके बाद भागम भाग चीफ मिनिस्टर सरफराज भुगटी साहब भी वहाँ पहुँच गए। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो वैसे तो कहते थे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कोई मसला ही नहीं है, वहाँ जो अलहदगी पसंद हैं वो एक हवलदार की मार हैं, बयान देते हैं तो इस तरह कहते हैं जैसे इनका एक हवलदार इतना तगड़ा है कि वो पूरे बलूचिस्तान में जो लॉलेसनेस की सूरत हाल उसको कंट्रोल कर लेंगे। फिर खुद भागते वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ स्टेटमेंट उन्होंने वज़ीर आला के साथ खड़े होकर ये कही है कि हालात नॉर्मल नहीं, जंगी हालात हैं। अब ये आपको बताने की नहीं, बल्कि आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए और ऐसे मौके पे आपको मुँह छुपाना चाहिए कि आप स्कूल, मस्जिद, मदरसा, बाज़ार, आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके और लोगों को अपनी कीमती जानों से हाथ धोना पड़ रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की नाअहली की वजह से। अरबों रुपए के फंड्स हैं आपके पास और इख्तियारात लामहदूद हैं। जो बचे कुचे इख्तियारात अदालतों के पास रह गए थे, वो भी आपने पार्लियामेंट के ज़रिए अपने हाथ कर लिए हैं। अब इसके बावजूद अगर लॉलेसनेस की ये सूरत हाल है, तो फिर आप अपने गिरबान में झांकें। आप पब्लिक में अपना मैंडेट खो चुके हैं, पब्लिक की तरफ से आपके पास हमायत नहीं है, लेकिन आप बदस्तूर ऐसे रास्तों की तलाश में हैं, क्योंकि इस तरह का अगर वाक़या हो जाए, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी पहुंच जाते हैं शहीदों के जनाजों को कंधा देने के लिए। शर्मिंदा नहीं होंगे ये सारे कि हम नाकाम हैं, हम निकम्मे हैं, नाअहल हैं, हमारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आपको तो लोगों से मुँह छुपाना चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आप बड़ी ढिठाई से ये सारा कुछ होने के बाद आप वहाँ जाते हैं, बयानात भी देते हैं, फातिहा खानी भी करते हैं और जनाजों को कंधा भी दे देते हैं। अब एक आम आदमी ये सोचता है कि आपको याद होगा कि 9/11 जब अमेरिका में हुआ तो बाद अज़ां ये कहानियाँ खुली कि 9/11 एक बहाना था, असल में तो उन्होंने टारगेट करना था अफगानिस्तान को। तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाइयों पे नज़र रखने वाले ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के नारे फिर इसीलिए बनते हैं
क्योंकि अगर 2 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बलूचिस्तान की पुलिस के साथ झड़प कराई गई, दर्जनों लोग हॉस्पिटल्स पहुंचे, थोड़ी सी लॉलेसनेस की सिचुएशन वहां क्रिएट की गई और फिर अगले दिन ये धमाका हो गया और फिर वहां वजीर दाखिला जाकर कह रहे हैं जंगी हालात हैं, हालात नॉर्मल नहीं हैं। तो क्या कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं कि आप बलूचिस्तान में पहले इमरजेंसी लगाना चाहते हैं और बाद अज़ां KPK में भी इसी तरह के हालात पैदा करके आप KPK में भी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? क्योंकि दरअसल आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK गवर्नमेंट और उनके CM अली अमीन गंडापुर काबू नहीं हो रहे। कहीं इस तरह का कोई प्लान तो नहीं है आपका? और अगर है तो यकीन माने ये इंतहाई भोंडा प्रोग्राम है। अपने लोगों की कीमती जानें ज़ाया करने के बाद अगर आप पॉलिटिकली कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये कोई बेहतर रास्ता नहीं है। आप वैसे हार मान जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से और उनकी KPK में अवाम से, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा बजाय इसके कि आप पहले बलूचिस्तान में लॉलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट करें और बताएं कि जंगी हालात हैं, हालात नॉर्मल नहीं हैं, वहाँ इमरजेंसी क्रिएट करें, लगाएं, फिर KPK में लगाएं और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी तौर पर खात्मा करने की कोशिश करें, जो कि मुमकिन नहीं। KPK में बाद में बात करते हैं। दरमियान में पंजाब है तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो टिकटॉक वज़ीर आला हैं, उनकी गवर्नमेंट टिकटॉक पे ही चल रही है, वो भी और उनकी मिनिस्टर्स हिना परवेज़ भट्ट वगैरह भी, जो दिन में काम करती हैं शाम तक अगर वो टिकटॉक पे उसे अपलोड ना करें तो उनका गुजारा नहीं होता। लोग परेशान थे पंजाब के कि इतने दिनों से लगता है पंजाब में कोई हुकूमत ही नहीं है और हमारी चीफ मिनिस्टर जो टिकटॉकर वज़ीर आला हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हैं। जिनेवा गई हैं, बज़ाहिर वो अपने गले की इन्फेक्शन का इलाज कराने गए हैं और शर्मनाक सूरत हाल है कि अरबों रुपए का फंड है हमारे पास पंजाब में और इसके बावजूद हमारी चीफ मिनिस्टर अपने गले में थोड़ी सी भी उनको खराश आ जाए तो उसके लिए वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा भागती हैं। और जिस तरह की इतलात हैं कि ये इलाज करने का या गले का या सर्जरीज का मामला तो एक बहाना है, असल में तो वहाँ अपने एसेट्स को दोबारा उन्होंने देखना है बाप बेटी ने और वहाँ उसकी कोई बंदर बांट होनी है या उन्हें मजीद ठिकाने लगाना है या वाकई अपनी तिजोरियाँ खोल के देखने हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि अगर PIA की बोली जो 125 अरब रुपए तक पहुंच गई है, अगर ये इससे मजीद आगे बढ़ी तो फिर हम क्या करेंगे। और वो क्योंकि उनके मुंह से निकल गया एक दफ़ा कि मैंने PIA ख़रीदना है, तो अब मरियम बेटी ने कहा है तो वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब तन मन धन की बाजी लगा देंगे और फिर क्यों ना लगाएं। बेचने वाले छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब हैं, ख़रीदने वाले बड़े भाई नवाज शरीफ साहब हैं, ख़रीद के जिसको लेके देनी है वो भतीजी है, चचा भतीजी को क्यों नहीं ये गिफ्ट देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन बेहतर सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि KPK की गवर्नमेंट भी अब जाएगी उस बिडिंग में और फिर बाहर की एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अल निहाग नामी कंपनी जो है वो भी कंपटीशन में आएगी, तो आसान नहीं होगा मरियम नवाज़ के लिए। यानी वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ मरियम नवाज़ के साथ, वहाँ किसी खातून ने उन्हें देख लिया, वो किसी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे मियाँ नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज़, और फिर उस खातून ने जो छोटा सा क्लिप बनाया उसने और मरियम नवाज़ को उन्होंने जिनेवा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से वेलकम कहा और वही बदस्तूर जिस तरह चोर चोर के नारे लगते थे उस खातून ने भी कोई कसर बाकी उठा नहीं रखी। ये देखिए जाली जो ये आमतौर पर देखा जाए तो इसे बदतमीजी के जुमरे में कहा जाएगा, लेकिन जब आपके हुक्मरान इस तरह चोरी छुपे अपनी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे कि कुछ नहीं बताएंगे हम किस मुल्क में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, आप बताएं कि हम पहुँच गए हैं स्विट्ज़रलैंड, वहाँ आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी तंजीम होगी, आपके वहाँ एम्बेसी भी है, हमारी सफारत खाना है, लोग हैं, मीडिया के लोग हैं वहाँ, आप उन्हें मिलें, उन्हें बताएं कि हम यहाँ बाप बेटी आए हैं, इस काम के लिए आए हैं और ये हमारी स्केड्यूल है और हमारा ये प्लान है। उसके बाद फिर लोगों को इस तरह की फिर वीडियो क्लिप बना के आपको बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि सारी कार्रवाइयाँ आपकी मशकूक हैं कि जिस तरह कोई बंदा चोरी कर रहा हो, कोई ऐसा काम जो छुपाने वाला है, तो फिर आपके लिए इसी तरह के इल्काबात लोग आपको देंगे। इसी पंजाब गवर्नमेंट में शाहिद लुंड कच्चे के इलाके में एक डाकू था और अब वो आपस में मुकाबला करते हुए या जिस वजह से भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारी कौम का सूरत हाल देखें कि एक डाकू है जिसे अमूमी तौर पर उसे नफ़रत की जानी चाहिए और लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान में ओवरऑल मजमूई तौर पर लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब आपके ज़हन में भी ये सवाल आएगा कि एक डाकू है जो लोगों को लूटता है, नाजायज़ तौर पर राह चलते लोगों को असले के ज़ोर पर वो रोकते हैं, बसें रोकते हैं, लोगों को लूटते हैं और अपना गुजारा उससे करते हैं, तो उससे तो नफ़रत की जानी चाहिए। लेकिन हालात और इनकी ग्रिप ऐसी है कि पंजाब एक सूबा है जिसके पास मैक्सिमम फंड्स हैं, बजट है, पुलिस फोर्स है और ये वो पुलिस है पंजाब की जो लोगों के घरों में चढ़ दौड़ी 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी। किसी शरीफ आदमी की इज्जत इन्होंने महफूज नहीं छोड़ी। वो 2 किलोमीटर का इलाका है। इसी शाहिद लुंड डाकू ने जो बाद इन्होंने अपना यूट्यूब पे चैनल भी शुरू किया, उस पे शायद लुंड ने बताया था कि हम 2 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। उसने जो अपने इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ चैनल्स पे और अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे उसने दिए, उस पे 2-3 बातें उसने ऐसी की जिस वजह से आज लोग उसके वफात पे लोग सोगवार हैं।
पहला उसने बात ये की कि पुलिस हमें असला खुद देती है। दूसरा उसने कहा कि हम इस 2 किलोमीटर के एरिया में हमने कोई असला फैक्ट्री नहीं लगाई हुई, हमें यही लोग देते हैं। तीसरा उसने कहा कि मैं इस ज़िंदगी से तंग हूँ और मैं अपने बच्चों को तालीम देना चाहता हूँ। ये बातें उसने की, हालांकि वो डाकू था, लेकिन चूंकि उसने बातें सच्ची की, खरी की, सीधी की, और उसने ये भी कहा कि जिस रास्ते पे मैं हूँ ये रास्ता कोई अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस रास्ते पर रहें। तो अच्छी, सच्ची और साफ साफ सीधी बात करने की वजह से लोग आज उससे हमदर्दी कर रहे हैं और उसकी मगफरत की दुआ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में आप चाहे पंजाब असम्बली हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, हत्ता के अदालतों तक जगह जगह कच्चे के नहीं तो पक्के के डाकू बैठे हुए हैं जो हर मौके पे पाकिस्तान के अवाम के हकूक गसब कर रहे हैं। इसी वजह से लोगों में अब तमीज़ ख़त्म हो गई है, डाकू में, लोगों को लूटने वालों में और लोगों के हकूक के मुहाफ़िज़ों में। अब आते हैं सवाबी के जलसे की तरफ। सवाबी में जलसा हुआ, अच्छा हुआ, कामयाब हुआ, लेकिन वहाँ जो ऐलान हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा कि हम धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, फाइनल कॉल होगी और इमरान खान की रिहाई के लिए और बाकी हमारे जो लोग नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं 9 मई के बहाने, उनकी रिहाई के लिए हम फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, इस्लामाबाद आएंगे और वहाँ धरना देकर बैठेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे कायद इमरान खान और हमारे नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किए गए लोग रिहा नहीं कर दिए जाते। अब ये गवर्नमेंट को ये टाइम दे रहे हैं क्योंकि प्रेशर तो इस वक्त है फेडरल गवर्नमेंट पे भी और उनके सरपरस्तों पे भी। प्रेशर किस सूरत में है? प्रेशर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्रिएट किया हुआ है और ओवरसीज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली यूएन की, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसकी वजह से भी प्रेशर है। और फिर अमेरिका में जो अभी हाल ही में सदारती इंतखाब हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद एक ऐसा प्रेशर इस फेडरल मैंडेट चोर हुकूमत और इनके सरपरस्तों हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर आन पड़ा है कि अब उन्हें हर सूरत इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। और शायद ये KPK की गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टाइम दे रही है कि ये नवंबर का महीना है, इसके अंदर अंदर आप कुछ कर लें खुद, वरना हमें लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा, धरना भी देना पड़ेगा और इस दौरान फिर मजीद आप भी एक्सपोज होंगे। हम तो एक्सपोज जितना हम हो चुके थे हो गए। आप देखें सवाबी के जलसे में एक आम तअस्सुर था कि शायद लोग अब थक चुके होंगे, अब इस तरह लोग हर कॉल पे नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि अमेरिका के सदारती इंतखाब के बाद लोगों को हौसला मिला है कि हाँ, इंटरनेशनली हमारी कोई बात करने वाला बंदा अब आ गया है और वो भी एक सुपर पावर है और इस वक्त पूरी दुनिया में उसकी बात मानी भी जाती है और उसे पहचाना भी जाता है और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डरती भी है अमेरिका से। तो अब लोगों को उम्मीद पैदा हुई है, इसलिए लोग पहले से ज़्यादा उम्मीद के साथ इस सवाबी जलसे में शरीक हुए हैं और अब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल वो देंगे तो पहले से ज़्यादा कामयाब लॉन्ग मार्च होगा इनका। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो उनकी अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, अभी वो उन्होंने ओथ नहीं लिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक 10 नुकाती एजेंडा अपना जो अनाउंस किया है उसमें उन्होंने कहा है कि उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था 2020 उसका नाम है, जो 2020 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसको उन्होंने कहा है मैं दोबारा लाऊंगा, नाफिज करूंगा उस पर और उसके नतीजे में हमारी जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, जो दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, वो उसके पर काटना चाहते हैं। अब अगर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक इंतहाई ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसके पर कटने पर आ गए हैं तो फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। इसलिए अब उनके पास भी गुंजाइश बहुत थोड़ी बची है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मेरे ख्याल में टाइम दे रही है कि आप खुद ही अदालतों के ज़रिए जिस तरीके से भी इमरान खान को रिहा कर दें, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर के लिए तो ये कौम तैयार है। आखिर में मैं चाहूँगा कि आपको एक क्लिप सुनाएं। ये क्लिप है इसी सवाबी जलसे में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान का, और हसनैन रफ़ीक नामवर व्लॉगर हैं, उन्होंने इसे ढूंढा और उसके इंटरव्यू के दौरान 1-1.5 मिनट का क्लिप है, लेकिन उस बच्चे ने जो बातें की हैं यकीन माने आपको भी सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने बताया कि मुझे 9 मई के वाक़े के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था। मैं 1 साल 10 दिन अटक जेल में रहकर रिहा हुआ हूँ, अभी आया हूँ, और वापस जब मैं घर पहुँचा तो मेरी माँ भाग के मेरे गले लगी और फिर 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी माँ ने मेरे हाथों में ही दम दे दिया। वो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ज़िंदा है और वापस आ गया है। और अब वो बता रहा है कि मेरी एक 5 साल की बहन है जिसकी मैं अकेले परवरिश कर रहा हूँ। उसने कहा है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। जितना जुल्म ये करने वाले ज़ालिम करना चाहते हैं कर लें, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। जान जाती है तो जाए, कोई परवाह नहीं। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इस नौजवान का टेलीफोन नंबर हासिल करें और कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर करें या आइंदा आने वाले किसी व्लॉग में, और इसकी जितनी हेल्प कर सकें हम कर सकें या आप लोग कर सकें, इसकी की जानी चाहिए,
क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक, एक बात है, बुनियादी बात यह है कि ये पाकिस्तान का बच्चा है और इस वक्त मुश्किल में है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।